चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ दिस ऑफ अ प्लेट, ठीक है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या है ना। तो हम सबको पता है फ्लक्स क्या होता है, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है ना। किसी भी एरिया में से अगर हमें फ्लक्स निकालना होता है, तो कोई भी अगर हमारे पास में एरिया है उसमें से अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो क्या होता है फ्लक्स, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना। इनके बीच में एंगल कितना है, अगर थीटा है, so what is the flux passing through this area, so flux is basically equal to E into A into cos theta, यही होता है फ्लक्स, देखो ध्यान से। तो थीटा क्या होता है, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होता है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, सो इट इज द एंगल बिटवीन द ई वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है ना। अब क्या होगा बताओ जल्दी से, कि अगर ये एंगल कितना होगा, अच्छा एरिया वेक्टर कहाँ आता है, हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर आता है, तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा हमेशा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो इतनी बात आपको सभी को पता होनी चाहिए कि फ्लक्स निकालते समय ई क्या होता है, ए क्या होता है, थीटा क्या होता है और थीटा कैसे हमें लिया जाता है ना, हाउ टू टेक द थीटा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए अब इसके द्वारा अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती है बेटा, आउटवर्ड फील्ड आती है हमेशा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कैसी आएगी, आउटवर्ड आएगी। तो इसकी वजह से अगर हम फील्ड निकालेंगे तो इस तरह से आउटवर्ड फील्ड आएगी, एग्रीड। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स अप ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू। सो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा हमारे पास में ना, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, सरफेस के अलोंग आएगी, यस और नो, क्योंकि वर्टेक्स पे रखा हुआ है चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है ये कहाँ आएंगी, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर along the surface, yes or no, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ आएंगी, सरफेस के along आएंगी। और एरिया वेक्टर का आता है, एरिया वेक्टर आता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर कैसा आएगा, आपका डॉट आएगा, सो दिस इज योर एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर जो आएगा इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यस और नो, दैट इज डॉट डायरेक्शन में आएगा। डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, है ना। तो अब मुझे बताओ कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में व्हाट इज द एंगल। So I think the angle between the area vector and the electric field जो आएगा आपके पास में वो कितना आएगा, that is going to be 90 डिग्री, है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा आपका, 90 डिग्री आएगा। तो दोनों के बीच में अगर एंगल 90 है, so what is the cos 90? So cos 90 is basically 0. So total flux is therefore is equal to 0. क्या ये बात समझ में आई सभी को? How many of you got it? किस-किस को ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से। How many of you got it very well? एक चार्ज हमारे पास में एक सरफेस के वर्टेक्स पे रखा हुआ था, है ना। तो क्या हुआ, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो वो कहाँ आएगी, अलोंग द सरफेस ही आएगी। और हमें पता है कि जब फ्लक्स निकालते हैं तो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ये कॉस थीटा, यानी कि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो इस केस में एरिया वेक्टर कैसा आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, है ना। ये सरफेस है तो ये एरिया वेक्टर है, और फील्ड सारी कहाँ है, सरफेस के अलोंग ही, है ना। तो ऑलवेज द एंगल बिटवीन देम इज ऑलवेज 90 डिग्री, so therefore the flux is going to be 0, ठीक है। चलिए अब मैं आपको तीन सिचुएशंस दे रहा हूँ एंड तीनों में आपको फ्लक्स निकालना है, ओके। सो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया, passing through the area in the following cases, in the following cases, ठीक है ना। तो ये फॉलोइंग केसेस में आपको फ्लक्स निकालना है एरिया में से पास होने वाला, ठीक है ना। तो मैं तीन केस बना रहा हूँ आपके लिए, देखो यहाँ पे, द फर्स्ट केस में हमारे पास में जो एरिया है वो कुछ इस टाइप से है, सिंपल हमारे पास में ये एरिया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, है ना। सेकेंड केस में हमारे पास में जो एरिया है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाइड एरिया है, ठीक है ना। मॉडिफाइड एरिया कैसा होगा, इट शुड बी लाइक दैट, ठीक है। और तीसरा केस में भी हम एरिया बनाने वाले हैं अभी,
जस्ट अ सेकंड एवरीवन। देव उसको अरुण को बोल दो ज्वाइन करने के लिए। ओके, सेकेंड एरिया भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, और थर्ड एरिया भी अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। सो ये तीन तरह के मेरे पास केसेस हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से केसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले केस में तो हमारे पास सिंपल यही है, सरफेस हमारा, है ना। सो दिस इज माय फर्स्ट केस, और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर इस तरह से निकल रही है, इसमें से, एरिया में से। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्राइकिंग, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरे एरिया में से पास हो रही है, ठीक है ना, इट इज स्ट्राइकिंग द कंप्लीट एरिया एंड नॉर्मल टू द एरिया। ओके, सो दैट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सारे पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी क्या आएगी, सेम आएगी। एंड दिस फील्ड इज एक्चुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द एरिया, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। इसके बाद में सेकंड केस में मेरे पास में एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, दिस इज अ हेमिस्फेरिकल सरफेस, है ना, और इसकी रेडियस दे रखी है आपको r दे रखी है ना, और यहाँ से ये ओपन क्या है, यहाँ से ये ओपन है, और पीछे की साइड से क्या है, ये क्लोज्ड। तो पीछे की साइड से ये क्या है, क्लोज्ड। सो दिस इज माय सेकंड केस, ठीक है ना। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास है वो ऐसी आ रही है ना। सो हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन लाइक दैट, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसी ही पास हो रही है, ठीक है ना। यहाँ से फ्रंट फेस से ओपन है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से पास होगी, अल्टीमेटली पीछे वाले सरफेस से ही पास होगी। और थर्ड केस में ये पीछे वाला एरिया मैंने उबड़ खाबड़ बना दिया, इस तरह से ये उबड़ खाबड़ कैसा भी एरिया है, ठीक है ना, बस आगे से कैसा है वो सर्कुलर है ना, और इसकी रेडियस भी कितनी है, कैपिटल आ रही है, और अभी भी फील्ड कैसी आ रही है आपकी, वही यूनिफॉर्म फील्ड है, और अभी भी कैसी आ रही है, वो ऐसी ही आ रही है। सो तीनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है आपके पास में, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। देन फाइंड द फ्लक्स पासिंग टू द सरफेस इन ऑल द केसेस। तो देखो यहाँ पे पहला केस देख लो आप, तो सबसे पहले केस में क्या हो जाएगा बेटा, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्राइक कर रही है वो इस तरह से स्ट्राइक कर रही है, देखो ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक तरीके से एरिया वेक्टर के अलोंग ही है, ठीक है ना। हाँ, ये इनवर्ट फील्ड है, कैसी फील्ड है, ये इनवर्ट फील्ड है, बिल्कुल सही बात है। तो इनवर्ट फील्ड है तो क्या होगा, एरिया वेक्टर कैसे ले सकते हो आप, आउटवर्ड ले सकते हो, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन उसने बोला है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया, तो पासिंग थ्रू द एरिया तो मतलब फिर एरिया वेक्टर भी कहाँ जाएगा हमारा, इसी के अलोंग ही जाएगा, तो दिस इज योर एरिया वेक्टर, है ना। क्योंकि ये फील्ड यहाँ से निकल के आगे जाएंगी ना, इसके बाहर पेनिट्रेट करेंगी फील्ड, है ना, इसके बाहर ये पेनिट्रेट कर जाएंगे इस तरीके से। So area vector is actually along the area vector. Electric field is also along the area vector. So flux का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के along है। So flux क्या हो जाएगा बेटा, E into A into cos 0. So phi is equal to E. एरिया कितना होगा बेटा, रेडियस कितनी है, R है, तो पाई R स्क्वायर, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। So this is the total flux passing through this particular area. ये बात समझ में आई बहुत अच्छे से। पहला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किस किस को समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट वेरी वेल। ठीक है ना, बेसिक डेफिनेशन पे स्टिक रहो आप हमेशा, है ना, जो भी है बेसिक डेफिनेशन पे ऑलवेज स्टिक, क्योंकि वहां पे जेई में कहीं पे भी कोई भी बड़ा एग्जाम होगा तो उसमें वो बेसिक डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन पूछेगा। कोई बहुत बड़ा सवाल आपको नहीं देगा कि आप 2-2 पेज के सॉल्यूशन निकाल दो, ही विल बी आस्किंग यू ऑन द बेसिक्स इटसेल्फ, ओके। तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया आई होप, है ना। अब सेकंड केस को देख लो एक बार। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा बेटा, कि सेकंड केस में जब आप देखोगे तो ये आपका एरिया है और ये आपका स्फीयर है पीछे, है ना, और कंटिन्यूअसली, अब यहाँ से तो कैसा है, ये ओपन है, और कंटिन्यूअसली इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से स्ट्राइक कर रही है। तो अब ये निकलेगी कहाँ से, तो ये निकलेगी कर्व सरफेस एरिया से। कहाँ से निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कहाँ से आएगी, कर्व सरफेस एरिया से ही बाहर आएगी, देखो ध्यान से, कहाँ से बाहर आएगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो अगर अपन ध्यान से देखें
तो हर सरफेस का एरिया वेक्टर अलग आएगा, देखो ध्यान से, हर सरफेस का एरिया वेक्टर अलग आएगा और हर सरफेस के एरिया वेक्टर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल अलग आएगा। जैसे कि ये आपका एरिया वेक्टर हो गया सपोज A1 वेक्टर, यहाँ पे ये एरिया वेक्टर हो गया A2 वेक्टर, देखो ध्यान से, तो यहाँ से एंगल सपोज कितना बन रहा है θ1, तो यहाँ से कितना बन जाएगा θ2 बन जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो फिर वही अलग एरिया वेक्टर आ गया, है ना, यहाँ पे एंगल कुछ और आएगा एरिया वेक्टर का, ठीक है ना। सो एरिया वेक्टर विल बी मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं, क्या करते हैं, ई वेक्टर और ए वेक्टर का क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एक तरीके से आपने क्या किया कि जब आप फ्लक्स निकाल रहे हो दैट इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा का मतलब ये है कि आपने एरिया को कंपोनेंट लिया, कॉस का मतलब क्या है कि एरिया का वो कंपोनेंट लिया जो कि इलेक्ट्रिक के अलोंग था, है ना। अब यहाँ पे जो एरिया आपका रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा, बोलो है ना, इट शुड बी लाइक दैट, द एरिया शुड बी लाइक दैट। ये बात एग्री कर रहे हो आप। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आया, तो इसलिए इसका एरिया वेक्टर यहाँ आया एरिया के परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये एरिया था आपके पास में, तो आपने इसका एरिया वेक्टर कहाँ ले लिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया, राइट। अब इसका कंपोनेंट का लेना है आपको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इसका कंपोनेंट आप इसके अलोंग लोगे तो वो कितना आएगा बेटा, ए कॉस थीटा आएगा, है ना। तो एरिया का कंपोनेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, ए कॉस थीटा। तो इसका कंपोनेंट यहाँ कितना आ गया, ए कॉस थीटा, एग्रीड। तो अब ये जो कंपोनेंट आया ए कॉस थीटा किसके अलोंग आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आया है। तो ये जो कंपोनेंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो ए कॉस थीटा एरिया बनेगा वो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बनेगा, इट शुड बी लाइक दैट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। देखो ध्यान से, क्या इस बात से आप एग्री करते हो, किस किस को ये बात समझ में आ गई कि ए कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा वो वर्टिकल प्लेन में आएगा। एक्चुअल एरिया कौन सा था हमारे पास में, जिसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर आ रहा था वो तो कर्व्ड एरिया था, लेकिन जैसे ही हमने ए का कंपोनेंट लिया किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लिया, है ना, तो वो उस डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो एरिया बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्टिकल। देखो ध्यान से, ए cos थीटा ऐसा था, मेरे हाथ को देखो ध्यान से, ए cos थीटा ऐसा था, इसके करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर कैसा है, ये दिख रहा है सभी को। अब इसका कंपोनेंट मैंने, ए का कंपोनेंट मैंने यहाँ ले लिया, कितना आया ये, ए cos थीटा। तो इसके करस्पॉन्डिंग एरिया कैसा हो जाएगा, इट शुड बी अ वर्टिकल एरिया। ए cos थीटा के करस्पॉन्डिंग एरिया कैसा आएगा, वर्टिकल एरिया, लाइक दैट। इज दैट क्लियर और नॉट, किस किस को ये समझ में आया। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट वेरी वेल, रेज योर हैंड्स, जल्दी से बताओ मुझे किस किस को ये बात समझ में आ गई। क्या बताया आप भी मैंने कि ए cos थीटा जो एरिया है, अरुण, अरुण समझ में आया या नहीं आया। ओके ओके ऑलराइट, चलो, है ना। तो ये एरिया हमारे पास इफेक्टिव एरिया आ गया। सो दिस इज माय इफेक्टिव एरिया करस्पॉन्डिंग टू ए cos थीटा। क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, दिस इज माय इफेक्टिव एरिया, दिस इज माय इफेक्टिव एरिया corresponding to a cos थीटा, ठीक है ना। चलो, तो अब इसके अलोंग हम निकाल लेते हैं टोटल फ्लक्स कितना आएगा, है ना, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया के अलोंग ही फ्लक्स चाहिए, तो वो देख लेते हैं कितना आएगा। चलो देखो यहाँ पे, तो ये कोई हमारा एमिस्फीयर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंटल एरिया मान लेते हैं। सो लेट अस सपोज कि ये हमारा क्या है, एक एलिमेंटल एरिया है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया वेक्टर आया है वो कितना आया, सपोज डी ए वेक्टर आया होगा, और इनके बीच में जो एंगल रहा होगा वो सपोज कितना रहा होगा, थीटा रहा होगा, एंड दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द एलिमेंटल फ्लक्स थ्रू द एलिमेंटल एरिया, क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स थ्रू द एलिमेंटल एरिया, थ्रू द एलिमेंटल एरिया। कौन सा एरिया, कर्व्ड एरिया, है ना। यहाँ से तो कैसा है, ये ओपन ही है, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फ्लक्स थ्रू द एलिमेंटल एरिया अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू d5 इज इक्वल टू E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, यस और नो। और फ्लक्स कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ d5, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा।
है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या सारे पॉइंट्स पे क्या आएगी, सेम ही आएगी, डायरेक्शन भी क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम ही आएगी। सो फाई इज इक्वल टू ई कॉमन आ गया इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस थीटा। इस बात से एग्री करते हो। नाउ अब ध्यान देने वाली बात ये है कि डी ए कॉस थीटा जो आएगा, सो डी ए कॉस थीटा शुड बी दिस इज योर डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एरिया कौन सा हो जाएगा, दिस इज द एरिया करस्पॉन्डिंग टू डी ए कॉस थीटा। और ऐसे ही इसके अलावा बाकी सबका करस्पॉन्डिंग एरिया देख लो आप, है ना, क्योंकि सारे इंटीग्रेट करते समय क्या करना पड़ेगा आपको, सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखो कि इसके करस्पॉन्डिंग एरिया कौन सा आ गया, ये वाला एरिया आ गया। किसी और एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एरिया कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। किसी और करस्पॉन्डिंग एरिया कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। किसी और करस्पॉन्डिंग कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये एरिया आ जाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एरिया, देखो ध्यान से। तो corresponding, these are the corresponding vertical areas, these are the corresponding vertical areas which is denoted by the component dA cos theta. Okay, तो ये एरिया इन सबको जब आप ऐड करोगे पूरे कर्व सरफेस के लिए, पूरे के पूरे कर्व सरफेस के लिए जब आप इसके करस्पॉन्डिंग एरिया को ऐड करोगे, हाँ भाई ये करस्पॉन्डिंग कर्व है, इसका एरिया ऐसा हो गया, इसके पॉइंट का एरिया ऐसा हो गया, इसका एरिया ऐसा हो गया, इसका एरिया ऐसा हो गया, है ना, इसका एरिया ऐसा हो गया। ठीक है, तो इन सबके करस्पॉन्डिंग एरिया को जब आप ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से क्या आपको बेस का एरिया मिल जाएगा। देखो ध्यान से, सभी कर्व्ड पार्ट के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल कंपोनेंट को अगर आप ऐड करोगे, सो व्हाट यू आर गेटिंग, द बेस एरिया। सो बेसिकली integral of dA cos theta is basically what, integral of dA cos theta is basically the base area। ये बात समझ में आई कि नहीं? इंटीग्रल करने का मतलब क्या है, सबको ऐड करना। सो इंटीग्रल ऑफ dA cos theta is basically what, this is the base area। एंड बेस की रेडियस आपको पता ही है, तो बेस की रेडियस कितनी है, r है। सो फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू E इनटू व्हाट इज द बेस एरिया, दैट इज पाई r स्क्वायर। सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड पार्ट इज आल्सो E इनटू पाई r स्क्वायर। किस किस को ये बात समझ में आ गई? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट, रेज योर हैंड्स। प्रियांशी, अरुण, देव, है ना। अच्छा, अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में उबड़ खाबड़ सरफेस है। देखो यहाँ पे थर्ड केस में कैसा है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो अभी भी क्या होगा, अभी भी आपका एरिया वेक्टर कहीं भी आएगा। आपको तो कौन सा कंपोनेंट लेना है इसमें, किसी और को भी लिंक दी थी क्या बेटा ऐड करने के लिए, बिकॉज a new participants is there। चलो, तो ये हमारे पास में एरिया वेक्टर उबड़ खाबड़ सरफेस का एरिया है। इसका भी कंपोनेंट लोगे तो आएगा कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट ही आएगा। किसी और का भी कंपोनेंट दोगे तो आएगा कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट। कहीं और का भी कंपोनेंट दोगे तो आएगा कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ना, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा हमेशा, वी विल हैव द वर्टिकल कंपोनेंट ओनली। ओके, तो इस केस में, लास्ट केस में भी अगर आप इंटीग्रेट करवाओगे, थर्ड केस में भी अगर आप इंटीग्रेट करवाओगे, तो व्हाट यू आर गेटिंग इन द थर्ड केस आल्सो, व्हाट वी आर गेटिंग। देखो यहाँ पे, तो थर्ड केस में भी अगर हम देखेंगे तो थर्ड केस में भी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सरफेस है एंड दिस इज द उबड़ खाबड़ एरिया। तो इसमें भी जब हम इंटीग्रेट करवाएंगे तो ऑल डी ए कॉस थीटा को जब इंटीग्रेट करवाएंगे, सो वी आर स्टिल गेटिंग द सेम, दिस इज E एंड दिस इज A dA। सो अगेन द फ्लक्स इज बेसिकली गिवन बाय E कॉमन आ गया इंटीग्रल ऑफ dA cos थीटा। ओके, सो फाई इज बेसिकली इक्वल टू E इंटीग्रल ऑफ dA cos थीटा इज अगेन दिस इज आल्सो बेस एरिया। ठीक है ना, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, अगेन पाई r स्क्वायर। सो तीनों ही केस में जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है आपका, E इंटू पाई r स्क्वायर। वी गॉट इट, चाहे वो प्लेन सरफेस निकाल लो, चाहे वो कर्व सरफेस से निकाल लो, चाहे वो उबड़ खाबड़ सरफेस से निकालो, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस से निकालो, तीनों केसेस में फ्लक्स कितना आएगा, E इंटू पाई r स्क्वायर। क्यों, क्यों, क्योंकि जब हम एरिया वेक्टर dA cos थीटा को इंटीग्रेट करवाएंगे, सो दैट इज एक्चुअली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द एरियाज, कर्व्ड एरियाज, है ना। तो सबको ऐड करवाएंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग ओनली द बेस एरिया। ठीक, सो दैट इज व्हाई फ्लक्स इज गोइंग टू बी E इनटू A बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये फ्लक्स कहां से आया, कर्व्ड एरिया से फ्लक्स आया है। कहां से आया, क्योंकि आगे से तो ओपन था ये। सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू
द कर्व्ड एरिया। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, है ना। चलो अब इसमें एक केस और आ जाए अगर हमारे पास में, तो इतनी बात समझ में आ गई, किस किस को ये पूरी बात समझ में आ गई तीनों केसेस में? ओके। अब इस बात को अगर हमें लॉजिकली समझना हो, इस बात को अगर हमें लॉजिकली समझना हो, तो लॉजिकली हम एक और लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि ये एक सरफेस है ना, और इसके आसपास ये कोई भी कर्व सरफेस है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इसके अंदर से एंटर कर रही है ना। अब मान लो सपोज ये भी कैसा होता आपका क्लोज होता, ये भी कैसा होता आपका क्लोज होता, और पीछे से भी कैसा है आपके पास में क्लोज, ठीक है, ये भी आगे से भी क्लोज है और पीछे से भी क्लोज है। तो क्या होता अब? हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से जितनी फील्ड एंटर कर रही है, ये पूरी फील्ड बाहर भी जाती, जो भी फील्ड अंदर जाती वो पूरी फील्ड क्या होती, बाहर भी आती है ना। तो किसी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम इस तरह से क्लोज सरफेस रख देते हैं, तो उसके अंदर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कोई क्लोज सरफेस अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए या किसी भी फील्ड में रख दिया जाए, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स passing through the closed surface placed in a uniform field. So total flux passing through the closed surface placed in a uniform field, yeah, placed in an external field, placed in an external field is basically equal to 0। ठीक है ना, क्योंकि क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं, ठीक है ना। तो why is it so? It is because the number of field lines entering अरे आज दोपहर में नहीं ली तुमने एक, आज दोपहर में एक ही क्लास ली। अरे कौन है भाई ये? हेलो। number of field lines entering must be equal to number of field lines leaving, okay, so number of field lines ओके। सो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि क्या हुआ है ना। तो अब देखो, जो एंटर कर रही है वो क्या फ्लक्स बनाएगी आपका? जो एंटर कर रही है जितना फ्लक्स एंटरिंग फील्ड बनाएगी उतना ही फ्लक्स लीविंग फील्ड बनाना चाहिए। तो एंटर करने वाली फील्ड जो फ्लक्स बनाएगी, फ्लक्स ड्यू टू द एंटरिंग, दैट इज इक्वल टू, बोलो, E into pi r square, राइट। सो इसकी रेडियस कितनी मान लो? r मान लो। सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू लीविंग सरफेस यानी कौन सा है? कर्व्ड सरफेस। सो दैट इज द कर्व्ड सरफेस की फील्ड भी कितनी हो जाएगी? E into pi r square। इस लॉजिक से भी आप इसको समझ सकते हो। अब तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, कैसे किया, है ना, कैसे फ्लक्स निकाल रहा हूँ मैं। और किसी क्लोज सरफेस को अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा? उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड एंटर कर रही है उतनी फील्ड क्या करेगी? लीव करेगी, है ना। एंड एक्सटर्नल फील्ड भी कैसी है? यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म, ठीक। क्योंकि फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? केवल चार्ज इनसाइड के ऊपर डिपेंड करता है ना। और इसमें कंपल्सरीली एक चीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कंपल्सरी? एक चीज, कि चार्ज इनसाइड द सरफेस, क्लोज सरफेस, मस्ट बी 0। इसमें एक चीज कंपल्सरी होनी चाहिए कि क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमेशा 0 होनी चाहिए, तभी जाके ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड। क्योंकि अगर क्यू इनसाइड आ गया तो फ्लक्स डेफिनेटली आएगा ही उस सरफेस से, है ना। तो इसमें एक चीज होनी चाहिए, क्या? कि क्यू इनसाइड द सरफेस मस्ट बी, क्लोज सरफेस मस्ट बी 0। How many of you got it? Raise your hands. जल्दी से बता दो मुझे किस किस को समझ में आ गया बहुत अच्छे से, है ना। तो मेरे ख्याल से सभी को ये समझ में लॉजिक आ गया होगा, है ना। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और नीचे से बेस कैसा है? हमारा ओपन है ना। और ये चार्जेस रखे हुए Q1, Q2, Q3, Q4। तो आपको पता लगाना है कि किस चार्ज की वजह से फ्लक्स आएगा और किस चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं आएगा, है ना। तो फील्ड इसमें यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म भी चलेगा, लेकिन बस
फर्क कहाँ से पड़ेगा, केवल इनसाइड चार्ज से। तो इनसाइड चार्ज कंपल्सरीली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है, दिस इज द मस्ट कंडीशन, तभी जाके हम ये पूरा काम कर पाएंगे, है ना। तो चाहे फील्ड एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस क्यू इनसाइड द सरफेस नहीं आना चाहिए, क्यू इनसाइड द सरफेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हमारा ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड है। तो इस लॉजिक से भी हम बता सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग, सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स टू द क्लोज्ड सरफेस प्लेस इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मस्ट बी सेम। ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये बन जाएगा आपसे। Which of the following charges produces a flux through the hemisphere and why? तो देखो कौन इस हेमिस्फीयर से फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और क्यों, है ना। तो क्या होगा कि या तो फील्ड क्या हो किसी चार्ज की वजह से, या तो एंटर हो या फिर लीव हो, मतलब एक ही बार उस सरफेस को कट होना चाहिए। कोई भी सरफेस है, अगर कोई भी सिस्टम है, अगर किसी भी चार्ज की वजह से फ्लक्स आना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसके सरफेस को जो फील्ड्स कट कर रही हैं वो एक ही बार कट होना चाहिए, है ना। सो द फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज must cut the surface only once, then only it creates some flux। बोलो आया ना, क्या बोल रहा हूँ कि फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज मस्ट कट द सरफेस ओनली वंस, ठीक है, देन ओनली इट क्रिएट सम फ्लक्स। तो यानी कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज की वजह से, वो अगर सरफेस को केवल एक ही बार कट करेगी, तभी उसकी वजह से क्या आ सकता है, फ्लक्स आ सकता है, नहीं तो फ्लक्स नहीं आ सकता, है ना। अगर दो बार कट कर लेगी तो क्या होगा, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स लीव कर जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे हुआ था, अगर दो बार कट कर रही है तो जितना फ्लक्स क्या हुआ, एंटर हुआ, उतना ही फ्लक्स क्या कर गया, लीव कर गया। तो दो बार फ्लक्स कट करने में क्या होगा कि जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स लीव कर जाएगा, सो देयरफॉर उसकी वजह से फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है ना। तो कोई भी सरफेस है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी फील्ड जो है, अगर उसको केवल एक ही बार कट करेगी तो ही क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। अगर दो बार कट कर दिया तो फिर फ्लक्स वहां पे नहीं आएगा। तो अब जरा मैं Q1 चार्ज को देखता हूँ। तो Q1 चार्ज से व्हाट आर द पॉसिबल फील्ड्स। तो देखो यहाँ पे इससे पॉसिबल फील्ड्स क्या होगी, पहली फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी, दूसरी फील्ड कुछ ऐसी निकल जाएगी, तीसरी फील्ड कुछ ऐसी निकल जाएगी, चौथी फील्ड कुछ ऐसी निकल जाएगी, और कुछ फील्ड ऐसी निकलेगी तो ये तो एंट्री नहीं करेगी इसके अंदर। तो क्या ये पॉसिबल है Q1 से कि फ्लक्स जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Q1 से, वो केवल एक ही बार कट करे। इज इट पॉसिबल फॉर द फील्ड ड्यू टू Q1 टू कट दिस सिस्टम ओनली वंस? आई थिंक नो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से, जितनी फील्ड एंटर कर रही है उतनी फील्ड लीव भी कर रही है। मतलब यहाँ से कट करते हुए एंटर कर रही है, तो यहाँ से कट करते हुए लीव भी कर रही है। देखो यहाँ पे कट किया एंटर करते समय, यहाँ पे कट किया लीव करते समय, यहाँ पे कट किया एंटर करते समय, यहाँ पे कट किया लीव करते समय। तो देखो दो बार तो कट हो ही रहा है सरफेस। ये बेचारा गरीब आदमी, ये ना तो इसको कट करेगा ना इसको कट करेगा, तो ये तो सीधे निकल जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, केवल एक बार कट करे, ठीक है। तो मस्ट कट द सरफेस ओनली वंस, देन ओनली इट कैन क्रिएट द फ्लक्स। तो एक बार तो एटलीस्ट कट करना ही चाहिए। तो ये तो बेचारा एक भी बार कट नहीं कर रहा, है ना। चलो अब Q2 की बात कर लो। हाँ भाई, Q2 से देखो भाई, Q2 से क्या होगा, ये निकलेगी, दूसरा क्या होगा, ये फील्ड निकल जाएगी, तीसरा क्या होगा, ये फील्ड निकल जाएगी, देखो ध्यान से, और चौथा क्या होगा, ये निकल जाएगी। मतलब कुछ फील्ड तो क्या कर रही है, दो पॉइंट पे कट कर रही है। देखो नीचे से ओपन है, ये नीचे से क्या है, ओपन है, तो नीचे से कट नहीं होगा। तो कुछ फील्ड तो क्या कर रही है, दो पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन कुछ फील्ड ऐसी भी हैं जो केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। देखो ध्यान से, Q2 की वजह से कुछ फील्ड ऐसी भी हैं जो केवल एक पॉइंट पे ही कट कर रही है ना। तो Q2 की वजह से कुछ फील्ड ऐसी हैं जो केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो Q2 की वजह से फ्लक्स आएगा, सो इट क्रिएट्स द फ्लक्स, ठीक है। Q3 देख लो, तो Q3 की वजह से भी क्या हो जाएगा, कुछ फील्ड ऐसी आ जाएंगी जो कि एक पॉइंट पे कट करेगी। देखो ध्यान से, Q3 की वजह से ये फील्ड एक ही पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो ओपन है ना। ये फील्ड भी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, देखो यहाँ पे, केवल यहाँ पे, बाकी तरफ से तो ओपन है। ये फील्ड दो पॉइंट पे कट कर रही है ना। तो जो दो पॉइंट पे कट हो रही हैं वो क्रिएट नहीं करेंगी फ्लक्स, लेकिन जो एक पॉइंट पे कट कर रही है वो तो फ्लक्स क्रिएट करेंगी।
तो कुछ फील्ड ऐसी हैं Q3 की वजह से जो एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, सो देयरफॉर इट क्रिएट्स द फ्लक्स। ये भी क्या करेगा, फ्लक्स को क्रिएट करेगा, इट आल्सो क्रिएट्स द फ्लक्स। Q4 देख लो, तो Q4 की वजह से तो क्या होगा, सारी फील्ड मेरे ख्याल से एक ही पॉइंट पे कट करेगी। देखो ध्यान से Q4 को, हाँ भाई Q4 की वजह से देख लो, क्या हो जाएगा Q4 की वजह से। देखो यहाँ पे, ये देखो सारी पॉइंट्स जो फील्ड आएगी आपकी Q4 की वजह से, वो सारे पॉइंट्स पे कट करेगी, एक ही पॉइंट पे कट करेगी। सो दिस आल्सो क्रिएट्स फ्लक्स। तो केवल Q1 को छोड़ के बाकी सब क्या करेंगे, फ्लक्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि Q1 से सारी फील्ड लाइंस हमेशा 2 पॉइंट पे ही कट करेगी, है ना। सो क्या लिखेंगे अपन, ओनली only Q1 does not create flux. Why? Because only Q1 does not create flux because all the field lines cuts the surface, because all field lines from Q1 cuts the surface at 2 points, है ना, must cut the surface at 2 points. क्या ये समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। किसके से समझ में आ गया बहुत अच्छे से, क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी फील्ड है अगर वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही होगी तो इट क्रिएट्स फ्लक्स, और अगर वो 2 पॉइंट्स पे कट हो गई तो फिर वो कभी फील्ड लाइंस फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगी। तो केवल Q1 ऐसा है जिसकी वजह से हमेशा कोई सी भी फील्ड लाइन देखोगे आप तो वो हमेशा 2 पॉइंट पे कट करती हुई मिलेगी, इसलिए केवल Q1 फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगा, बाकी सब क्या करेंगे, फ्लक्स क्रिएट करेंगे। किस किस को आ गया भाई समझ में, बताओ जल्दी से। प्रियांशी, अरुण, देव, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में कुछ इस तरह से है। तो ये मेरे पास में एक दिया हुआ है ना, और इस रेडियस मान लेते हैं कितनी है, r है। सो दिस माय क्लोज सरफेस है, ये मेरा स्फीयर है, इतनी है, सपोज r है, सपोज रेडियस इज गोइंग टू बी r, ठीक है। अब इस स्फीयर में से मैंने एक रॉड पास करवा दी, ठीक है, इस स्फीयर के अंदर से मैंने एक रॉड पास करवा दी, दिस इज अ रॉड, ठीक है, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, मैग्नेट रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। सो द चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली लैम्डा, और इस तरह से मैंने इसको पास करवा दी, ठीक है ना। अब इसमें एक डेटा दे रखा है हमको, डेटा ये दे रखा है कि इस रॉड का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है a, है ना। द सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। सो यू हैव टू फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। हाँ भाई करो ट्राई। क्लोज सरफेस, स्फीयर कैसा है बेटा, क्लोज। जब भी क्लोज सरफेस की बात आती है तो हम अरुण भाई क्या हो रहा है, मतलब वीडियो भी चल रहा है, टीवी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होने वाली है फिर। अगर आप सब कुछ एक साथ चालू करोगे तो मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप बस क्लास अटेंड करके, तो लेक्चर तो उनका बाद में भी सुना जा सकता है, आपको थोड़ा ना कोई आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट है इतना, आप बाद में भी सुन सकते हो उस चीज को। हाँ भाई, सो टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, स्फीयर मतलब एक क्लोज सरफेस है, और जब भी क्लोज सरफेस की बात आए तो क्या दिमाग आना चाहिए आपका, आपके दिमाग में आना चाहिए गॉस लॉ, ठीक है ना। जब भी क्लोज सरफेस की बात होती है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, केवल गॉस लॉ,
ठीक है ना. ओनली गॉस लॉ एंड गॉस थ्योरम विल कम्स इन योर माइंड whenever we are coming across the closed surface, right? चलो बताओ जल्दी से. एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है हमारे पास में, उसको एक स्फीयर के अंदर रख दिया हमने, है ना, इस तरीके से कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना आ गया, ए आ गया, एंड रेडियस कितनी है उसकी, कैपिटल आर है ना. सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस. सो स्फीयर भी कैसा है, क्लोज सरफेस है. सो फॉर एनी क्लोज सरफेस व्हाट वी कैन अप्लाई, फॉर एनी क्लोज सरफेस वी विल अप्लाई गॉस लॉ, है ना. क्या अप्लाई करेंगे अपन हमेशा, वी विल अप्लाई गॉस लॉ, है ना. क्या अप्लाई करेंगे अपन हमेशा, गॉस लॉ ही अप्लाई करेंगे. तो गॉस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज बेसिकली गिवन बाय q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यही होता है कॉन्सेप्ट हमारा. तो अब देखो ये रॉड इसके अंदर है ना, तो जितनी लेंथ रॉड की अंदर है उतना ही चार्ज स्फीयर के अंदर है, सिंपल सी बात है. तो आपको बेसिकली निकालना क्या है कि कितनी लेंथ इस रॉड की इसके अंदर है. जितनी लेंथ अंदर रहेगी उतना ही चार्ज क्या रहेगा, इस स्फीयर के अंदर रहेगा, और बाकी चार्ज तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड चार्ज हो जाएगा. ठीक है ना. तो बेसिकली अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा. तो ये आर है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. देखो ध्यान से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और ये भी आर है, ये भी ए है, तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इनसाइड, है ना. सो टोटल लेंथ ऑफ द रॉड inside the sphere, inside the sphere. हाँ कितनी हो जाएगी, that is equal to under root of r square minus a square, under root of r square minus a square यानी कि twice of under root of r square minus a square. This is the length of the rod inside the sphere. So total charge inside क्या हो जाएगा, q inside is equal to क्या हो जाएगा बोलो, that is lambda into l. ठीक है ना. So that is equal to 2 lambda under root of r square minus a square. Agreed? So q inside कितना आ गया हमारे पास में, that is equal to बोलो lambda into l यानी कि 2 lambda under root of r square minus a square. बस तो फ्लक्स निकालना बहुत आसान है अब तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, हाँ भाई. So therefore phi is equal to क्या होगा, q inside upon epsilon naught. So that is basically 2 lambda under root of r square minus a square upon epsilon. किस किस को आगे समझ में, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट वेरी वेल, बताओ जल्दी से. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं. ओके चलो अब एक लास्ट सवाल करके दिखा दो मुझे, तो मैं समझ जाऊं कि आपको वाकई में कौन सा समझ में आया है या नहीं आया. चलिए तो अगला सवाल मेरे पास में है कुछ इस तरह से, ये देखो यहाँ पे. ठीक है. तो ये मेरे पास एक स्फीयर रखा हुआ है ना, इस तरीके से, और इसके अंदर मैंने एक रिंग रख दी, इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं, है ना. तो इसके अंदर मैंने एक रिंग रख दी, इस टाइप से मैंने इसके अंदर एक रिंग प्लेस कर दी, है ना. सो दिस इज द रिंग आई हैव प्लेस्ड. तो ये सेंटर का स्फीयर का है C1, और ये सेंटर का है आपके पास में रिंग का है C2, है ना. और दोनों की रेडियस R है. दिस इज माय स्फीयर एंड दिस इज माय रिंग, and both are having same radius, so both has same radius equal to capital R. दोनों के पास सेम रेडियस है ना. और दोनों एक दूसरे के सेंटर को टच कर रहे हैं, है ना. सो बोथ टचेस each other's center, so both touches each other's center. ठीक है. और जो रिंग is basically lambda, है ना. So linear charge density of the ring is equal to lambda.
सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आप करके आओ।